हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैंने पहली क्लास प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आज के इस क्लास के बाद, ताकि वहां पर जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे से कवर हो जाए और पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से हल कर सको। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज के इस क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। पूरी शिद्दत से आपको आधे घंटे हमारे साथ जुड़कर रहना है। अगर आप ये आधे घंटे हमारे साथ बिताते हो तो यहां पर मैं आपको भर भर के नॉलेज देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सोए हुए हैं उन सभी को जगाइए और बताइए कि एग्जामिनेशन सब स्टार्ट होने वाली है। चलो चलकर तैयारी करते हैं अपनी दरबार फिक्स टारगेट 2.0 में। आइए भाई साहब, सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान भूमि का श्रेणी नहीं था। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान जो है भूमि को कई भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? तो यहां पर देखिए भूमि के 3 भाग बताए गए हैं, 3 श्रेणी बताए गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं। एक था इक्ता। क्या था? इक्ता। तो अब इक्ता क्या होता है? तो देखिए इक्ता जो था यह इस प्रकार के भूमि का भाग था जो कि अधिकारियों को उसके काम के बदले जो भूमि दिया जाता था। जैसे कि देखिए अगर कोई यहां पर भूमि है, ठीक है, तो इसे विभिन्न विभिन्न भागों में क्या किया जाता था? बांट दिया जाता था और काम के बदले अधिकारियों को, सेनाओं को जो यहां पर हिस्सा दिए जाते थे, भूमि का भाग दिया जाता था, वही इक्ता कहलाता था। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पर है इनाम। तो देखिए इनाम की अगर मैं बात करूं तो इनाम किसको दिया जाता था? तो यह धार्मिक नेताओं को दिया जाता था। ठीक है, धार्मिक नेताओं को इनाम के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे इनाम का रूप दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों आपके भूमि के भाग हो जाते हैं। यहां पर खलीसा भी क्या था? तो यह एक भूमि का भाग था सल्तनत काल में। लेकिन मनसब जो था यह भूमि का भाग नहीं था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनसब की बात करें तो मनसब जो है, मनसबदारी एक प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा जिसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? अगर पूछ लिया जाए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, तो आप कहोगे सर इसे वास्तविक तौर पर 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने शुरुआत किया था। वैसे इसकी नींव जो है बाबर ने भी रखा, हुमायूं ने भी इस पर चर्चा किया था, लेकिन वास्तविक तौर पे इसके संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो अकबर को माना जाता है, जो कि 1571 ईस्वी में क्या किए थे? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर अच्छी लगती है क्लास तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच और एक लाइक तो जरूर करो यार, और कमेंट में छाप दो कि आपको क्लास कैसी लगती है। साथ में दोस्तों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आंसर आप कमेंट करते जाइए प्रश्न देखते ही। देखिए यहां पर एक प्रश्न बनाया गया है कि उस्र कर, इस कर का नाम याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। उस्र कर जो है सल्तनत काल के दौरान किस पर लगाया जाता था? क्या वह हिंदू धर्म पर लगाए जाते थे या फिर मुस्लिम पर या फिर जमींदार या फिर निचली जाति पर? तो देखिए सल्तनत काल में भूमि से संबंधित 2 कर हुआ करते थे। अब वह 2 कर कौन कौन था? तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला था आपका उस्र कर। कौन सा कर था? उस्र कर। और दूसरा कर था आपका खिराज कर। तो देखिए उस्र कर जो था यह किस पर लगता था? तो केवल और केवल मुस्लिम पर लगता था। उस्र कर किस पर लगता था भाई? तो केवल और केवल मुस्लिम पर लगाया जाता था। लेकिन खिराज कर जो था या हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लगाए जाते थे। ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जाए तो यदि आप हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भाई एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, इसका मैं पूरे दावा के साथ आपको कह सकता हूं। देखिए तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि उस्र कर जो है यह केवल मुस्लिम पर लगाए जाते थे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। और पूछा जाए खिराज कर तो आप कहोगे सर यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर लगाया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न स्टार लगाना, यह भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि राग दर्पण का फारसी अनुवाद किस सुल्तान काल में किया गया था? तो देखिए राग दर्पण, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राग दर्पण की। तो राग दर्पण जो है यह क्या था? तो यह एक भारतीय शास्त्रीय कृति थी। क्या थी? भारतीय शास्त्रीय रचना था और इसका किसमें अनुवाद किया गया? तो फारसी में किया गया। ठीक है,
यहां पर देखिए किसके शासन काल में इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है, तो आप कहोगे सर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो है राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि राग दर्पण जो है इसकी रचनाकार कौन है, इसकी रचना किसने किया है, तो क्या कहोगे? तो आपको याद रखना है सर इसका जो रचनाकार है वह फकीरुल्लाह है। कौन है? फकीरुल्लाह ने इसकी रचना करी थी। इसके बाद देखिए तो आपका राग दर्पण जो है यह किसका अनुवाद है, तो यह भाई साहब आपके मन कुतूहल का क्या है, तो मन कुतूहल को फारसी में अनुवाद करके इसका नाम दिया गया था राग दर्पण। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए सल्तनत काल जो था दिल्ली सल्तनत काल, वहां पर प्रांतों को किस नाम से जानते थे, तो प्रांतों को भाई साहब इक्तास के नाम से जाना जाता था या इक्ता के नाम से जाना जाता था। और इसी इक्ता को एक और नाम से जाना जाता था, किस नाम से, तो कहोगे सर इसी को जो है कुलीन नियंत्रित प्रांत भी कहते थे। क्या कहते थे? कुलीन नियंत्रित प्रांत भी क्या कहते थे, तो आपको क्या कहते हैं, तो प्रांतों को ही कहा जाता था सल्तनत काल में। इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रांतों का गवर्नर, क्या पूछा जा सकता है, प्रांतों का गवर्नर जो है इसे क्या कहते थे, तो आप कहोगे सर प्रांतों के गवर्नर को मुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों के गवर्नर को मुक्ति कहा जाता था, या फिर कहे तो इसी को वली कहा जाता था। ये दो बातें आपको यहां याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई साहब आपका अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल के दौरान सबसे शक्तिशाली पद माना जाता था। तो सल्तनत काल के दौरान तो वैसे प्रशासनिक पदों की बात करें तो काफी सारे पद हुआ करते थे, लेकिन इसमें से भी सबसे शक्तिशाली पद जो माना जाता था वह कौन सा पद माना जाता था, तो नायब का पद माना जाता था। नायब का पद एक ऐसा पद था जिसके पास जो है संपूर्ण सुल्तानी अधिकार किसके हाथों में निहित होता था, तो आप कहोगे सर नायब के हाथ में अवस्थित होता था। और यह नायब जो होता था भाई साहब यह क्या होता था, तो यह सभी विभागों का, ठीक है, जितने भी विभाग हुआ करते थे उन सभी विभागों में क्या होते थे, तो प्रमुख माने जाते थे, उन सभी विभागों का यह प्रभारी होता था। इसके बाद बात करते हैं, इससे नीचे एक और पद हुआ करता था जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके बाद एक पद हुआ करता था जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था दीवानी वजीरात। क्या नाम था? दीवानी विजारत, ठीक है। दीवानी विजारत की बात करें तो इसके जो प्रमुख होते थे या इनके प्रमुख को हम लोग वजीर के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? इसके जो प्रमुख होते थे दीवानी विजारत के, इसे हम लोग किसके नाम से जानते थे, तो वजीर के नाम से जानते थे। और यह नायब से छोटा पद होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सैयद राजवंश की स्थापना, स्टार लगाना प्रश्न पर, सैयद राजवंश, मैंने आपको पिछली क्लास में जो है सल्तनत कालीन जितने भी वंश थे, जिस वंशों ने सल्तनत काल में क्या किया, अपना शासन किया, उन सभी वंश के बारे में पढ़ाया था और काफी डिटेल में पढ़ाया था कि किस वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। ये सारी बातें मैंने बताया था, उस वंश के स्थापक कौन थे, ये सारे चीज बताए थे। अब यहां पर बात कर लेते हैं, इसी में एक वंश था सैयद वंश, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। चलिए कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सैयद वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया। छाप दीजिए कमेंट में, यदि आपने पिछली क्लास देखा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे। ना पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना भी बखान कर दूं यहां, उसके लिए कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो देखिए बात करते हैं सैयद राजवंश की। तो सैयद राजवंश जिसके संस्थापक खिज्र खां थे। अब समझते हैं खिज्र खां के बारे में। तो देखिए खिज्र खां जो है यह दिल्ली सल्तनत पर राज करने से पहले आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहां का गवर्नर था, तो आप कहोगे सर यह जो था पहले यह मुल्तान का क्या था, तो गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? मुल्तान का गवर्नर था आपका खिज्र खां। मुल्तान का गवर्नर, इसे बनाया कौन था, तो मुल्तान का गवर्नर जो है इसे कौन बनाया, तो तैमूर ने बनाया। किसने बनाया? तैमूर ने क्या किया, तो भारत छोड़ने से पहले जो है या मुल्तान का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? खिज्र खां को। और खिज्र खां भाई साहब जो है इन्होंने क्या किया, तो 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। और 1414 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया, तो दिल्ली में सैयद राजवंश की स्थापना कर दी। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि खिज्र खां की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1421 ईस्वी में जो है खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। अब इसके एक बेटा होते हैं जिसका नाम होता है क्या, मुबारक शाह।
क्या नाम होता है, मुबारक शाह, जो इसका क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद जो है वह शासक बनता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए कोही की बात करें भाई साहब तो यह जो था यह कृषि विभाग से संबंधित था। इन्होंने जो है क्या किया था, देखिए इसको किसने निर्माण किया था, तो आप कहोगे सर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे गठित किया गया था और यह अलग से निर्मित किया गया एक विभाग था जो कि कृषि विभाग से संबंधित है, दीवान ए कोही। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि दिल्ली सल्तनत में न्यायिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, छाप दो कमेंट में यदि आपने कल की क्लास करी है तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस सुल्तान ने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा, देखिए कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, और यहां याद रखिएगा अलाई दरवाजा। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी पूछा जा सकता है ऐसे कौन कौन से कवि है जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माने जाते हैं। तो याद रखिएगा एक था आपका अमीर खुसरो, क्या नाम था, अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। और दूसरा नाम याद रखिएगा अमीर हसन, क्या याद रखिएगा, अमीर हसन। ये दोनों जो है भाई साहब यह अलाउद्दीन खिलजी के जो हैं समकालीन माने जाते हैं, दरबारी कवि भी माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरो को अपनी क्या बनाया था, तो नई राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने सीरो को अपनी नई राजधानी बनाया था। क्या कहोगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दाग और हुलिया प्रणाली, देखो यहां पर दो प्रणाली है, एक का नाम है दाग और दूसरे का नाम है हुलिया। इन दोनों प्रणाली को हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों प्रणाली जो है, इस दोनों प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी। तो आप कहोगे सर यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अब यहां पर बात करते हैं कि यह दोनों प्रणाली किससे संबंधित था। तो यह दोनों प्रणाली जो है यह सैन्य विभाग से संबंधित था, यानी कि सेनाओं के विकास के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, तो दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत करी गई। अब सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली की शुरुआत क्यों की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में अस्थाई सेना जो है यह किसी शासक के पास नहीं था। समझ में आई। देखिए जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था इक्ता प्रणाली के बारे में पिछली क्लास में, तो इक्ता प्रणाली जो है जितनी भी सेना होते थे वो सभी के सभी इक्तादार होते थे पहले, जिसको इल्तुतमिश के द्वारा अस्थाई रूप दिया गया था, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। लेकिन यहां पर देखिए तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसके पास काफी ज्यादा सेनाएं थी, इसीलिए सेनाओं को संगठित करने के लिए इन्होंने दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अब हम लोग समझते हैं कि यहां पर सबसे पहले दाग प्रणाली क्या था। तो देखिए दाग प्रणाली जो कि घोड़ों पर लागू होता था, किस पर, घोड़ों पर, जो उस समय के उत्तम किस्म के घोड़े थे, जो काफी फुर्तीला काफी शक्तिशाली घोड़ा हुआ करता था, उसको जो है दाग प्रणाली के तहत क्या किया गया, तो दाग दिया गया। कहने का मतलब जो है उस पर शाही निशान बना दिया गया। क्या बना दिया गया, शाही निशान, ताकि उससे पहचान हो सके, कोई भी उस घोड़े को बदल ना सके। ठीक है, इसलिए ये आपके दाग प्रथा हो गए। इसके बाद हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा की जगह कभी कभी आपको चेहरा प्रथा पूछ दिया जाता है, तो कभी भी घबराइएगा नहीं। हुलिया प्रथा, हुलिया कहने का मतलब तो चेहरा ही होता है कि नहीं। तो हुलिया प्रथा क्या होता था, तो हुलिया प्रथा जो है भाई साहब यह सेनाओं के लिए होता था। दाग किसके लिए, तो दाग आपके घोड़े के लिए। सेनाओं के लिए कौन सी प्रथा, तो हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया। जैसे कि अभी हम लोगों का क्या बनता है, आधार कार्ड बनता है, पहचान पत्र बनता है, जिससे हमारा पहचान हो पाता है, उसी प्रकार से यहां पर सेनाओं की पहचान के लिए हुलिया प्रथा की शुरुआत करी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। समझ में आया बात। चलिए यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पास अस्थाई सेना थी। ठीक है, सबसे पहली बार अस्थाई सेना का गठन दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान ने किया, आप कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने अपने शासन काल में नौरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की।
यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। नौरोज उत्सव की बात करें तो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा क्या किया गया, तो गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज उत्सव की शुरुआत करी। अब नौरोज उत्सव जो कि एक फारसी उत्सव था, कैसा उत्सव था भाई साहब, यह फारसी उत्सव था। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या था, तो देखिए गियासुद्दीन बलबन जो है भाई साहब, या इन्होंने क्या किया, तो उस समय जो है इसके शासन काल में जितने भी धनवान व्यक्ति हुआ करते थे, जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करते थे, तो उस पर नजर रखने के लिए इस उत्सव की शुरुआत करी। और इन्होंने कुछ जासूसों को क्या किया, तो कुछ जासूसों को नियुक्त किया जो कि इस पर नजर रख सकता था, इसीलिए जो है इस उत्सव को मनाया गया। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं, आज के इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है और 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। संभवतः आपसे 2024 में पूछा जा सकता है, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ज्यादातर एक साल के बाद जो है क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस में कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का वर्णन करें। अभी मैंने आपको इक्ता प्रणाली के बारे में बताया है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इक्ता प्रणाली क्या होता है। देखिए इक्ता प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो यह एक ऐसी प्रणाली थी जो कि कहा जाए तो यह राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और कृषि रूप से लागू होने वाला प्रणाली था। और यह जो प्रणाली था यह पूरे दिल्ली सल्तनत में काफी प्रचलित था। अब बात आती है कि इक्ता प्रणाली जो है यह शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए इक्ता प्रणाली की जड़ जो है यह तुर्क अफगान राजनीतिक संरचना में थी, यानी कि कहा जाए तो तुर्क अफगान की जो राजनीतिक ढांचा था वहां से ही आपका इक्ता प्रणाली क्या होता है, विकसित होता है। आइए आगे बात करते हैं इक्ता प्रणाली से संबंधित। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है यह अरबी प्रथा के रूप में हुई थी और बाद में यह क्या होता है, तो तुर्कों के द्वारा जो है इसे अपना लिया जाता है और अपनाने के बाद इसे कहां लाया जाता है, तो भारत में लाया जाता है। पहली बार भारत में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है किसकी शुरुआत करी गई थी, इक्ता प्रथा की या इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। लेकिन जो है कुछ हद तक वह मोहम्मद गौरी के द्वारा इसे सफल नहीं बनाया गया। बाद में चलकर जो है इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश ने क्या किया, तो इसे पुनर्स्थापित किया, इसे अच्छे ढंग से स्थापित किया और इस प्रकार इसे स्थापित किया कि यह पूरे दिल्ली सल्तनत में काफी प्रचलित हो गया। लेकिन बाद में जब चलकर यह क्या होता है, तो केंद्रीयकृत शासन के तहत जो है किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, छोटे छोटे जागीरों को एकजुट किया जाता है और इस एकजुट करने के दौरान में जो है कुछ हद तक छोटी छोटी जो इक्ता प्रणाली थी, छोटी छोटी इक्ता को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इक्ता के बारे में मैंने बताया था आपको क्या होता है इक्ता। तो देखिए इक्ता का मतलब होता है कि जितने भी भूमि के खंड थे उस खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यही क्या था, इक्ता था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस छोटे छोटे खंडों को क्या किया गया, तो खत्म कर दिया गया। एक तरीके से कहे तो इसे समाप्त कर दिया गया और इसे एक नया रूप दिया गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इक्ता प्रणाली के अर्थ को कि आखिर इक्ता प्रणाली है क्या। तो देखिए इक्ता का जो अर्थ होता है वह भूखंड से जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे देखिए पहले जो सेनाएं होती थी या पहले जो अधिकारी होता था, उन अधिकारियों को वेतन देने के रूप में क्या किया जाता था, तो वेतन देने के रूप में भूमि का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था और इसी के भूमि के टुकड़े को, ठीक है, इसी भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता था, तो इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्ता। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्ता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि आखिर इक्ता क्या था। इक्ता की बात करें तो इक्ता जो था यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को क्या कहा जाता था, तो मुक्ति कहा जाता था या फिर कहे तो वली कहा जाता था और इसे ही इक्तादार कहते थे। ठीक है, तो इक्ता पाने वाले को किस नाम से जाना जाता था, मुक्ति के नाम से, या फिर कहे तो वली के नाम से जाना जाता था या फिर इक्तादार के नाम से जाना जाता था। और जो कि एक नगद वेतन ना लेकर भूमि का कुछ भाग इसमें ले लिया जाता था। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे। इक्ता में कितने तरह के कार्य निहित थे, तो दो तरह के कार्य। पहला कार्य जो था वह था भू राजस्व को इकट्ठा करना
यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो भी इस भागों को खंडित किया जाता था, इस भाग में जो भी, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सेना रहती थी, तो यहां से वो क्या करता था, भू राजस्व को इकट्ठा करता था और फिर इकट्ठा करने के बाद यहां अपने में इसे बांट लेता था। जो कुछ भी बच जाता था वह केंद्र सरकार के पास चला जाता था। ठीक है, तो यह पहला काम था। इसके बाद दूसरा काम था उस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना। मैंने अभी बताया आपको कि वह क्या करता था, जो भू राजस्व इकट्ठा करता था उसे अपने में बांट लेता था और जो कुछ भी बचता था उसे क्या करता था, तो सरकार, केंद्र सरकार के अधीनस्थ उसे कर देता था। तो यह आपके एकता का अर्थ है। अब आइए समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली जो है यह विकसित कैसे हुआ। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी शुरुआत, सबसे पहले एकता प्रणाली की शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताया 1206 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, तो भाई साहब मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। लेकिन इस प्रणाली को सबसे पहले प्रभावी ढंग से सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया, संचालित किया गया। यानी कि इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, तो बिल्कुल प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया, इसे व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने इक्तादार की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से क्या किया, तो व्याख्या किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शासन बीतता गया तो फिर जाकर के कौन आता है, सुल्तान बलबन आता है। अब बलबन ने क्या किया, तो इक्तादारियों पर केंद्रीय अधिकार को और भी कड़ा कर दिया, यानी कि इस व्यवस्था को और भी जटिल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इक्तादार को एक इक्ता से दूसरे इक्ता स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो इक्तादार था, जैसे कि इस क्षेत्र में कोई था तो इसे इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जिससे प्रभारी अधिकारी को दूसरे के साथ बंधन बनाने से रोक दिया गया। यानी कि ऐसा होता है, जैसे कि अभी देखिए, अभी आप देखते होंगे एसएसबी के जवान होते हैं या बीएसएफ के जवान होते हैं या फिर आर्मी के जवान होते हैं, तो ज्यादातर जो है इसे एक बॉर्डर पर नहीं रहने दिया जाता है। क्यों नहीं रहने दिया जाता, इसे बहुत जल्द जो है एक दूसरे बॉर्डर से ट्रांसफर करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां के अस्थायी लोगों के साथ जो है उसका कोई वास्तविक संबंध कायम ना हो सके। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में देशद्रोह घटनाएं सामने आ सकती है। तो इन सभी कारणों से क्या किया, तो बलबन जो था, सुल्तान बलबन, इन्होंने भी इस तरह के प्रणाली को अपनाया और इन्होंने क्या किया, तो इक्तादारों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, तो इसके बाद खलीसा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब प्रांत में मौजूद छोटे छोटे इक्ता को भंग कर दिया। यानी कि जो इक्ता प्रणाली थी उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उन्होंने इक्तादार की राजस्व मांगों को बढ़ाया। इसके बाद दीवान ए क्या कहते हैं, तो मुफ्त खराज और एक नया विभाग इक्तादार के निवासियों से कर ऋण इकट्ठा करने में क्या करता था, तो मदद करता था। फिर यह प्रथा जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर कहां आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या किया, तो इक्तादार पर केंद्रीय नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादार की आय और व्यय को अलग कर दिया, यानी कि उसकी आमदनी और उसके खर्चे को क्या कर दिया, अलग कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सारा राजस्व केंद्र सरकार के खजाने में जमा किया जाए। यानी कि जो भी राजस्व इकट्ठा होता है, जैसे कि पहले क्या करता था, इक्तादार ही क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे और अपने में बांट लेते थे। अपने में बांटने के बाद जो कुछ भी बच जाता था, लगता था कि उन्हें कि अब हम केंद्र सरकार को इसे सौंप दिया जाए, तो वो क्या करता था, केंद्र सरकार को सौंप देता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर भी रोक लगा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो भाई साहब इन्होंने सीधा सीधा कहा कि अब जो भी आपका राजस्व जमा होता है सीधे आप केंद्र सरकार के खजाने में जमा कर दीजिए, जहां से जो है आपको क्या किया जाएगा, तो वेतन का भुगतान किया जाएगा, आपके खर्चों के लिए भुगतान मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक भाई साहब क्या करते हैं, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक एकता के शासन में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गया था। यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया तो वैसे उन समय तक जो है एक तरीके से कहे तो यह वंशानुगत हो गया था। वहां इसके शासनकाल में जैसे कि हम करते हैं तो हमारे आने वाले वंशज भी इसे करेंगे, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, तो इस तरीके से जो है यह प्रथाएं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लागू हो गया। जैसे इक्तादार की विधवा, बेटे, दामाद या फिर दास को उनके निधन के बाद क्या किया जाता था, तो उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, उसको उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दे दी जाती थी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपके एकता प्रणाली का जो विकास है दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे कैसे हुआ, किस तरीके से यह किसके शासनकाल में प्रभावी रहा। फिर बात करते हैं अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखना है, तो जितनी भी बातें मैंने अभी बताई है उन सभी का सार संग्रह आपको नीचे लिखना है और यदि आप पेपर में इसको लिखते हो तो आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। देखिए बात करते हैं निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, अतः राजस्व संग्रहण और मूल्यांकन के मूल रूप के रूप में
यानी कि राजस्व से जो भी राजस्व का जो भी इकट्ठा किया जाता था राजस्व, उस राजस्व के संग्रहण में या फिर उसके आकलन में कि कितना राजस्व एकत्रित होता है, इन सभी के मूल रूप में क्या किया जाता था, तो आपका एकता प्रणाली काफी ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। इसे एक मजबूत शासन और सेना के प्रशासन और रख रखाव में काफी ज्यादा योगदान दिया और इससे काफी ज्यादा लाभ हुए, क्योंकि जब यह प्रथा आई तो विभिन्न प्रकार से क्या हुआ, तो राजस्व का वसूली किया गया। राजस्व के वसूली करने के साथ साथ जो है क्या होता है, तो सारी चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में होने लगी, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में, जहां से सरकार को उसकी जानकारी प्राप्त होने लगी, तो विभिन्न प्रकार से जो है इसमें लाभ भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसका बाजारों पर भी काफी ज्यादा नियंत्रण था एकता प्रणाली जो थी इसका, और यहां तक कि कृषि क्रांति की भी शुरुआत हुई, फिर भी व्यवस्था की सफलता या इसकी संस्थागत स्थिति जो है यह काफी हद तक शासक का प्रभावी नियंत्रण बढ़ाने में क्षमता और इक़्तिदार की विश्वसनीयता पर जो है यह काफी निर्भर करता था। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि एकता प्रणाली जो है या इक़्तिदार प्रणाली जो है भाई साहब किस प्रकार से प्रभावी रहा हमारे शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो उम्मीद करता हूं आपको एकता प्रणाली के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा है पेपर में, जब भी ये प्रश्न पूछे जाए तो आपको भी पेपर में आंसर वैसे ही लिखना है। एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।